है गाइस मैं डॉक्टर प्रद्युम्न शर्मा। हमने लॉ के पिछले लेक्चर में एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है, कॉन्ट्रैक्ट है क्या, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहाँ से आया, इन कुछ चीज़ों के बारे में बात की थी। कुछ जनरल एग्जांपल से हमने इसको समझा था। आज हम उसी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। लास्ट डिस्कशन जो हमारा था उसमें हमने एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के बारे में डिस्कशन किया था। मैं एक बहुत ही ब्रीफ समरी आपको उसकी दे देता हूँ। देखिए, एक अच्छा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए आपका इंटेंशन होना चाहिए, एक लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करने का। जब हमने एक एग्जांपल लिया था कि क्या आप मेरे साथ चाय पीने चलेंगे, सो हमारा इंटेंशन कोई लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करना नहीं था। जब लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करना इंटेंशन नहीं होता तो हम उस केस में एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट नहीं कर सकते। कंसिडरेशन लॉफुल होना चाहिए, हमने मुन्ना भाई वाला एग्जांपल लिया था। पार्टीज़ जो कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं उनका कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, हमने ईशान अवस्थी तारे ज़मीन पर वाला एग्जांपल लिया था। लीगल फॉर्मेलिटीज़ आपको पूरी करनी पड़ेगी। मैंने आपको बोला था कि अगर वही कॉफ़ी और चाय पीने वाला मामला अगर मान लो डॉक्यूमेंटेड फॉर्मेट में कर लिया जाए तो लीगल फॉर्मेलिटीज़ पूरी हो जाती हैं। नॉट डिक्लेयर टू बी वॉइड, मैंने लास्ट में आपको ये पॉइंट समझाया था कि ऐसा कोई भी आप ट्रांजैक्शन ना कर रहे हो जो कि बाय लॉ वॉइड डिक्लेयर किया गया हो। जैसे आप आर्म्स बेचना चाहते हैं, ड्रग्स बेचना चाहते हैं, ऐसा कोई ट्रांजैक्शन आप एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करने के लिए नहीं कर सकते। हमने घर वाला एग्जांपल लिया था, टाइटल डीड ही आपके नाम नहीं थी तो आप उसको नहीं बेच सकते, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट वॉइड था। आप एक इसमें नई चीज़ है, हम शायद पिछले लेक्चर में डिस्कस करना रह गया हमारा, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। आप जो भी एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसका परफॉर्मेंस पॉसिबल होना ज़रूरी है। जैसे हम एक सर्टेन एज में बहुत सारी बातें कर लेते हैं, बहुत सारे वादे कर लेते हैं, हमने भी किए हैं, आप भी कर रहे होंगे या करेंगे। हम कई बार चांद सितारे तोड़ लाने की बात कर देते हैं, तो चांद सितारे तोड़ लाने की बात का परफॉर्मेंस पॉसिबल नहीं है। आपने अगर किसी से ये वादा प्रॉमिस कर दिया, रिटर्न डॉक्यूमेंट पे भी कर लिया अगर कि मैं आपके लिए चांद सितारे तोड़ लाऊंगा, तो ऐसा ट्रांजैक्शन जिसका कि प्रैक्टिकली परफॉर्मेंस ही पॉसिबल नहीं हो, उसको सब्जेक्ट मैटर में रख के आप कोई कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट नहीं कर सकते। ठीक है, आपने किसी के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि आप मरे हुए को ज़िंदा कर दोगे तो आप उसको 1 करोड़ रुपए दोगे। अब इस तरीके के जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट वॉइड होते हैं, इनका परफॉर्मेंस पॉसिबल नहीं है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट्स कभी भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी में नहीं आते। नाउ सर्टेनिटी ऑफ द मीनिंग, जो भी कॉन्ट्रैक्ट आपने किया है वो एम्बिग्यूअस नहीं होना चाहिए। एम्बिग्यूअस का मतलब कंफ्यूजिंग नहीं होना चाहिए, उसकी टर्म्स एंड कंडीशन सिचुएशंस क्लियर होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, मैं आपसे ये कहूँ कि आप मुझे 10,000 रुपये दीजिए, मैं आपको कुछ पढ़ाऊँगा। अब कुछ क्या, दैट कुछ इज़ नॉट डिफाइंड ना। लेकिन मैं आपसे कहूँ कि आप मुझे एक पर्टिकुलर अमाउंट दीजिए, सर्टेन अमाउंट से, फॉर एग्जांपल आप मुझे 10,000 रुपीज़ दीजिए, मैं आपको लॉ इकोनॉमिक्स पढ़ाऊँगा। तो अब आपके पास एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट मैटर है। 10,000 रुपये आप मुझे देंगे, मैं आपको लॉ एंड इकोनॉमिक्स पढ़ाऊँगा। ठीक है, सो जब टर्म्स एंड कंडीशंस क्लियर होती हैं तभी एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनता है। तो कॉन्ट्रैक्ट की जो टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं वो हमेशा क्लियर और सर्टेन होना ज़रूरी है। कॉन्टिंजेंट ट्रांजैक्शंस के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं बनाए जाते, ये ध्यान रखिएगा। नाउ ऑब्जेक्ट लॉफुल होना चाहिए, हम बात कर ही चुके हैं। अगेन मुन्ना भाई वाला एग्जांपल हमने दिया था कि वो आप मर्डर की सुपारी दे रहे हो, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स क्रिएट नहीं किए जा सकते। फ्री कंसेंट होनी चाहिए, हमने बात की थी, किसी के सर पे बंदूक रख के आप सौदा नहीं कर सकते। नाउ हमने सबसे ज़रूरी बात जो की थी, मैं उसको लास्ट में यहाँ लेके आया हूँ क्योंकि पिछली बार हमने बहुत डिटेल में उसके बारे में डिस्कशन किया था। देयर शुड बी एन ऑफ़र और फिर उसका एक्सेप्टेंस होना ज़रूरी है। ऑफ़र होना चाहिए और उसका एक्सेप्टेंस भी होना चाहिए। मैंने आपको बताया था ऑफ़र एंड एक्सेप्टेंस के बीच में ही कंसिडरेशन भी छुपा हुआ है। ऑफ़र, एक्सेप्टेंस एंड कंसिडरेशन, इनका होना बहुत ज़रूरी है। इनके बिना कोई भी कॉन्ट्रैक्ट, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाया जा सकता। हमने ये भी समझा था कि एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में बड़ा डिफरेंस है। एग्रीमेंट वाइडर टर्म है जबकि कॉन्ट्रैक्ट एक बहुत ही स्पेसिफिक टर्म है। सर्टेन पैरामीटर्स अगर पूरे होते हैं तो ही कॉन्ट्रैक्ट आगे बढ़ पाता है, एक अच्छा कॉन्ट्रैक्ट, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन पाता है। ठीक है, चलिए
तो आगे हम बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो हमारा मेन अगला टॉपिक है उसके बारे में हम बात करते हैं। मैंने आपको नोट्स फॉरवर्ड किए हैं, आप उन नोट्स से इन सारी चीज़ों को पढ़िएगा। नोट्स बहुत ही स्पेसिफिक और बहुत ही टारगेटेड नोट्स हैं। अगर आप, मैं आपको एक छोटा सा, क्योंकि अभी दूसरा ही लेक्चर है लेकिन फिर भी मैं एक हिंट आपको दे दूं, इंस्टीट्यूट की तरफ से आपको जो ये नोट्स मिलेंगे, ये स्टडी मटेरियल जो आपको इंस्टीट्यूट की तरफ से मिलेगा, इससे बेस्ट और कोई दूसरा स्टडी मटेरियल नहीं है। नोट्स मैं भी आपको बहुत सारे नोट्स दे दूंगा जब हम फेस टू फेस मिलेंगे, जिनमें यही चीज़ें बहुत ही समराइजिंगली और बहुत ही छोटी करके दी हुई है। बट स्टिल आई ऑलवेज सजेस्ट डिटेल्ड स्टडी आप पहले कीजिए, उसके बाद फिर शॉर्ट और समरी की तरफ जाइएगा। तो प्लीज़ ये जो मैं आपको नोट्स भेज रहा हूँ, इनको आप मेरे साथ साथ पढ़ते चलिए। आपको कोई भी डाउट आता है मेरे को आप पर्सनली भेज सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगला हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को हम 3 बेसिस पर बांट सकते हैं। वी हैव 3 बेसिस, ठीक है। अब बेसिस इज नॉट मच of importance when it comes to क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। आपको कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। देखिए, एनफोर्सेबिलिटी के बेसिस पे अगर हम बांटेंगे तो पहला नाम है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो अभी अभी हमने देखा एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सारे एलिमेंट हैं, कॉन्ट्रैक्ट के सारे उसके अंदर एलिमेंट्स अवेलेबल हैं, तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद मतलब कहने का ये है कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का एक सेक्शन है, सेक्शन 10। सेक्शन आप, मैं कुछ सेक्शन, जैसे मैंने सेक्शन 2 आपको रेफ़र किया था, अब मैं सेक्शन 10 आपको रेफ़र कर रहा हूँ। तो जिन सेक्शंस को मैं रेफ़र कर रहा हूँ प्लीज़ उनको एक अपनी कॉपी में आप लिस्ट बनाते हुए चलिएगा। सेक्शन 2 डेफिनेशन के लिए था, सेक्शन 10 वैलिडिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए है। तो सेक्शन 10 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 ने जितने भी एलिमेंट्स दिए हुए हैं उन सारे के सारे एलिमेंट्स को जो कवर करता है उसको हम वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, ठीक है। नाउ एक होता है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। तो नाउ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट की बात अगर हम करें तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है जिसमें किसी एक पर्टिकुलर पार्टी, देखो मैं पहले वॉइड को जंप करके पहले वॉइडेबल पे गया हूँ, ठीक है, उसका कोई रीज़न है, मैं समझाऊंगा अभी आपको। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है कि आपने जो भी एग्रीमेंट तय किया था उसमें से कोई एक पर्टिकुलर कंडीशन जो है वो वायलेट हो गई, या फिर किसी एक बंदे ने मिस रिप्रेजेंटेशन किया है, मतलब गलती से आपसे कोई मिस्टेक हो गई। तो अब क्या होगा, जैसे आपकी और मेरे बीच में कॉन्ट्रैक्ट था, आपने मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी या गलती से गलत दे दी, या हो सकता है जानबूझ के गलत दे दी, तो अब ऐसे कॉन्ट्रैक्ट मेरी इच्छा पे डिपेंड करते हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, आपने मुझे कोई इन्फॉर्मेशन विद रिस्पेक्ट टू दैट कॉन्ट्रैक्ट, उस कॉन्ट्रैक्ट में जो सब्जेक्ट मैटर है, फॉर एग्जांपल एक छोटा सा एग्जांपल हम ले लेते हैं कि आपने सिंगर का नाम सुना होगा, अभिजीत, मिस्टर अभिजीत। तो मिस्टर अभिजीत ने जो है एक आदित्य चोपड़ा जी के साथ में, बहुत अच्छी अच्छी फिल्में बनाते हैं आदित्य चोपड़ा जी, तो मिस्टर अभिजीत ने आदित्य चोपड़ा जी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि वो उनकी फ़िल्म के लिए गाना गाएंगे। एक डेट तय हो गई, टाइम तय हो गया, लेकिन जिस दिन डेट और टाइम तय हुआ उस दिन मिस्टर अभिजीत नहीं आए। उनको आ जाना था लेकिन वो गाना गाने के लिए नहीं आए। अब मिस्टर आदित्य के हाथ में है कि ये जो सिंगिंग का कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने मिस्टर अभिजीत से किया था वो उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करें या उसको टर्मिनेट कर दें, बंद कर दें, कैंसिल कर दें, क्योंकि जो समय तय था, जो टाइम तय था, उस पर मिस्टर अभिजीत नहीं पहुँचे। ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो गया ऑन द बिहाफ ऑफ मिस्टर आदित्य चोपड़ा। यू गेटिंग माई पॉइंट, कि मैंने आपसे एक प्रॉमिस किया और उस प्रॉमिस को मैंने
या तो कोई कमी छोड़ दी या फिर मैंने उसको पूरा नहीं किया, तो अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करना चाहते हैं या नहीं चाहते। अब मिस्टर आदित्य चोपड़ा के हाथ में है कि वो किसी दूसरी डेट पे मिस्टर अभिजीत से गाना गवा के उनको पैसा देना चाहते हैं या फिर वो उनको पैसा देना ही नहीं चाहते। क्लियर है? यू गेटिंग माई पॉइंट? वॉइडेबल, ठीक है। तो एक तो परफेक्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है, दैट इज़ वैलिड। फिर सेकंड, वॉइडेबल में एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ की तरफ से एक तरफ से कोई कमी आ गई। और तीसरा होता है फिर वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। सो समझना आप, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है? ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो एज पर लॉ जो है उसकी इम्प्लीकेशन पॉसिबल नहीं है। A void contract is a contract which ceases to be enforceable by law, मतलब उसकी लीगल इम्प्लीकेशन पॉसिबल नहीं है। कुछ एग्जाम्पल आपको नोट्स के अंदर भी दिए हुए हैं। आपको नोट्स में जो दिए हुए एग्जाम्पल हैं वो तो हमेशा आपके सामने रहेंगे इसी मैं हमेशा आप देखेंगे कुछ जनरल एग्जाम्पल कुछ क्रिएट करते हैं ताकि आपको जो है आप इसके साथ फेमिलियर रहें थोड़ा सा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं, अभी अभी आई थी ना दबंग, तो मिस्टर चुलबुल पांडे और मक्खन चंद पांडे दोनों भाई हैं। तो मिस्टर चुलबुल पांडे और मक्खन चंद पांडे ने क्या किया, लैपटॉप खरीदने और बेचने का सौदा कर लिया आपस में, ठीक है। टाइम तय हो गया, लेकिन टाइम तय होने के पहले मतलब जो पर्टिकुलर डेट तय की थी उन्होंने, उस पर्टिकुलर डेट के पहले ही मक्खन चंद पांडे इंसॉल्वेंट हो गया। मतलब आप समझो कि मक्खन चंद पांडे ने ये बोला था चुलबुल पांडे को कि भैया मैं तेरे से तेरा लैपटॉप खरीदूंगा, बड़ा कहते रहते हो तुम कि स्वागत नहीं करोगे हमारा। तो अब मिस्टर मक्खन चंद पांडे ने बोला कि मैं तुमसे तुम्हारा लैपटॉप ले लूँगा और फिर तुम्हारे लैपटॉप में मैं बनाऊँगा वीडियो, ठीक है। ठीक है भैया, सौदा तय हो गया, अमाउंट भी तय हो गया कि ठीक है 20,000 रुपये में मैं तुम्हारा लैपटॉप ले लूँगा। लेकिन द पर्टिकुलर डेट जो उन्होंने तय की थी कि हाँ मैं 20 मई को ये आपका लैपटॉप परचेज़ करूँगा 20,000 रुपये दे के, लेकिन उसके पहले ही 15 मई को मक्खन चंद पांडे इंसॉल्वेंट हो गए। पैसा ही नहीं है उनके पास, बर्बाद हो गए, वो लुट गए, ठीक है। समझ गए आप? छेदी सिंह ने डाका डाल दिया मक्खन चंद पांडे के घर पे, समझे आप? तो अब इंसॉल्वेंट होने की वजह से मक्खन चंद पांडे इज़ नॉट एबल टू पे दी अमाउंट। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है अब इसकी एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ इज़ नॉट पॉसिबल। तो ऐसा जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। क्लियर है? डन नाउ। सो वैलिड हो गया, उसके बाद वॉइड हो गया, वैलिड हो गया, उसके बाद वॉइडेबल हमने पहले बात की और फिर हमने वॉइड की भी बात कर ली, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट। आप जब नोट्स को ध्यान से देखोगे, ये जो मैंने एग्जांपल्स आपको दिए हैं इनको अगर आप याद रखोगे तो आपको ये जो डिफरेंस दिया हुआ है वॉइड एंड वॉइडेबल के बीच में, इसको आपको जज करने में ज़्यादा दिक्कत आने वाली नहीं है। देखो समझे आप, इसीलिए मैंने पहले आपको वॉइडेबल बताया था। वॉइडेबल के अंदर कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करना या कैंसिल करना एक पार्टी के हाथ में है, लेकिन वॉइड में ऐसा नहीं है। वॉइड में किसी भी पार्टी के हाथ में नहीं है। जैसे मैं एक और वॉइड को और क्लियर करने के लिए छोटा सा एग्जांपल दे दूं कि वही अपने चुलबुल पांडे और मक्खन चंद पांडे के बीच में सौदा हुआ कि साहब मैं आपको जो है 10,000 क्विंटल गेहूँ अनाज मैं आपको बेचूंगा 20 मई को। मक्खन चंद पांडे ने ऐसा बोला। चुलबुल पांडे ने बोला ठीक है भैया बेच देना, मैं आपको पर क्विंटल के हिसाब से जो है 5,000 रुपये दूंगा। तो 10,000 मल्टीप्लाई बाय 5,000 जो भी अमाउंट तय होना था वो हो गया पूरा। लेकिन 15 तारीख को मक्खन चंद पांडे के गोदाम में जो है छेदी सिंह ने आग लगा दी। अब छेदी सिंह ने अगर आग लगा दी तो सारा माल तो जल गया। अब मक्खन चंद पांडे क्या पे करेगा, क्या देगा चुलबुल पांडे को? तो ऐसे केसेस में जहाँ सब्जेक्ट मैटर ही ख़त्म हो गया, जहाँ पे पार्टी अब उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट को पूरा ही नहीं कर सकती, दोनों में से कोई भी पार्टी पूरा नहीं कर सकती, तो ऐसे केसेस को हम वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं हम।
तो ये जो डिफरेंस आपके एक नोट्स में दिया हुआ है, ऑन द बेसिस ऑफ डेफिनेशन, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, ऑन द बेसिस ऑफ राइट, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफली समझा देता हूँ। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल नहीं होते हैं एट ऑल, बिल्कुल भी एनफोर्सेबल नहीं होते, जबकि वॉइडेबल एनफोर्सेबल होते हैं। नेचर के हिसाब से देखोगे आप तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो हो सकता है कि जब आपने वो कॉन्ट्रैक्ट किया तब वैलिड था, लेकिन बाद में वो एनफोर्सेबल नहीं रहा। जबकि एक वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट भी होता तो वैलिड है, लेकिन उसकी एनफोर्सेबिलिटी भी पॉसिबल होती है, लेकिन वो किसी एक बंदे की चॉइस पे डिपेंड हो जाता है। वो चाहे तो उसे पूरा करेगा, अदरवाइज उसे पूरा नहीं करेगा। मतलब मैं कह सकता हूँ कि वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स हमेशा कॉन्टिंजेंट नेचर के होते हैं। नाउ राइट्स, जो दोनों पार्टियां होती है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, उनका कोई लीगल राइट नहीं बचता है, जबकि वॉइडेबल के अंदर जिस पार्टी के हाथ में डिसीजन मेकिंग होती है वो फिर भी उस फैसले को एंटरटेन कर सकता है। वॉइडेबल में एक पार्टी के हाथ में राइट्स बचते हैं, जबकि वॉइड में दोनों ही पार्टी के हाथ से कॉन्ट्रैक्ट के राइट्स, अधिकार चले जाते हैं। ठीक है, फिर उसी चीज़ को उन्होंने एक टेबुलेशन फॉर्मेट में दिया है, आप इसको पढ़िएगा। ये मैं आपको होमवर्क के लिए छोड़ता हूँ, जो भी अभी हमने समझा है वही उन्होंने टेबुलेशन फॉर्मेट में आपको वापस दिया है। नाउ कम टू दी नेक्स्ट क्लासिफिकेशन विच इज़ ऑल्सो ऑन द बेसिस ऑफ एनफोर्सेबिलिटी, दैट इज़ इल्लीगल कॉन्ट्रैक्ट। नाउ इल्लीगल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब आप ये समझो कि ये एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसका ऑब्जेक्टिव या फिर सब्जेक्ट मैटर या फिर कंसिडरेशन, तीन बातें बोली है मैंने, सब्जेक्ट मैटर, ऑब्जेक्टिव या फिर कंसिडरेशन, तीनों ही इलीगल है। मेरे कहने का मतलब ये है कि वो ऐसी चीज़ें हैं, तीनों में से कोई भी एक या दो या फिर तीनों ही वो इस नेचर की चीज़ें हैं विच आर इलीगल एज पर दी इंडियन लॉ। भारत में कानून के हिसाब से जितनी भी चीज़ें इलीगल डिक्लेयर है, अगर वो इन तीनों में से कुछ है तो फिर वो इलीगल की कैटेगरी में चला जाएगा। मतलब आप देखिए कि नोट्स की पहली लाइन ही आपको सब कुछ क्लियर कर देगी। इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट विच द लॉ फॉरबिड्स टू बी मेड। लॉ ने मनाही किया है। देखो एक एग्जाम्पल दिया है नीचे, पहले अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं, फिर मैं आपको एक जनरल एग्जाम्पल की भी कोशिश करूँगा। कॉन्ट्रैक्ट दैट इज़ इमोरल और अपोज टू द पब्लिक पॉलिसी आर इलीगल इन नेचर। सिमिलरली इफ़ आर एग्रीज विद अस टू परचेज ब्राउन शुगर, इट इज़ एन इलीगल एग्रीमेंट। अब इलीगल एग्रीमेंट है तो कॉन्ट्रैक्ट भी क्या बनेगा, इलीगल ही बनेगा। क्लियर है? तो अभी जैसे लॉकडाउन चल रहा है और आपने, चलो आपको तो नहीं रखते हैं इस एग्जाम्पल में, कौन है जो विलन के बहुत सारे रोल करता है यार, अपने प्रकाश राज जो कि विलन बनते हैं बहुत सारी मूवीज़ में। सिंघम में जो विलन है, उन्होंने अजय देवगन के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि वो लॉकडाउन में अजय देवगन को विमल सप्लाई करेंगे। अब आप लोग समझते हैं मैं विमल का नाम क्यों ले रहा हूँ। अजय देवगन साहब कहते रहते हैं जुबा केसरी, ठीक है। तो प्रकाश राज जी ने जो अजय देवगन जी के साथ में 100 बॉक्सेस ऑफ विमल की सप्लाई का कॉन्ट्रैक्ट किया है। नाउ ड्यूरिंग द लॉकडाउन सप्लाई ऑफ गुटखा इज़ इलीगल, तो द सब्जेक्ट मैटर इज़ इलीगल। सो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो है वो क्या कहलाएगा, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। क्लियर है? तो एक लाइन आप हमेशा ध्यान रखिएगा, मैं आपको बहुत ध्यान से आप ध्यान से सुनना है इसको, दैट एवरी इलीगल एग्रीमेंट इज़ वॉइड। जितने भी इलीगल एग्रीमेंट होते हैं वो सब वॉइड होते हैं, बट एवरी वॉइड एग्रीमेंट इज़ नॉट इलीगल। बड़ी आसान सी लाइन है लेकिन कंफ्यूज बड़ा करती है। एवरी इलीगल एग्रीमेंट, आपने कोई भी इलीगल एग्रीमेंट किया, जो गुटके वाला एग्रीमेंट आपने किया ना, कॉन्ट्रैक्ट तो बात की बात है, ये एग्रीमेंट ही इलीगल है, ठीक है। लेकिन अगर ये इलीगल एग्रीमेंट है तो ये कॉन्ट्रैक्ट भी कैसा बनेगा, वॉइड एंड इलीगल दोनों। मतलब ये कभी भी एंटरटेन नहीं किया जा सकता, लीगली इसका एंटरटेन होना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। बट एवरी वॉइड एग्रीमेंट
जितने भी वॉइड एग्रीमेंट है वो इलीगल नहीं होंगे, जरूरी। अरे भाई, वो जो मक्खन चंद पांडे ने अनाज बेचने का सौदा किया था वो इलीगल थोड़ी था, वो तो आग लग गई, जल गया, इसलिए वॉइड हो गया। तो याद रखना, सारे वॉइड एग्रीमेंट इलीगल नहीं होते हैं, लेकिन जितने भी इलीगल एग्रीमेंट होते हैं वो सब वॉइड होते हैं। मतलब गैर कानूनी काम करोगे तो वो तो इलीगल ही होना है। गेटिंग माई पॉइंट? चलिए, तो याद रखिएगा, इलीगल एग्रीमेंट हमेशा वॉइड होते हैं। एक टर्म इसके लिए हम यूज़ करते हैं, आप इसको लिख लीजिएगा कहीं, आपको याद हो जाएगी, बड़ी चिपकने वाली टर्म है, एक बार सुनता है इंसान भूलता नहीं है। दैट इज़ ऑल इलीगल एग्रीमेंट्स आर वॉइड एब इनिशियो। मैंने क्या बोला है? वॉइड एब इनिशियो। वॉइड एब इनिशियो का मतलब है ऐसे एग्रीमेंट जो कि बनने के समय से ही इनवैलिड होते हैं, वॉइड होते हैं, उनको हम इलीगल कॉन्ट्रैक्ट्स की कैटेगरी में डालते हैं। ठीक है ना? कुछ उन्होंने चीज़ें एक्सप्लेन की हुई है। द इलीगल एंड द वॉइड एग्रीमेंट डिफर्स फ्रॉम द ईच अदर, जो मैंने अभी आपको बताया, एग्जाम्पल से भी हमने समझ लिया। तो आप ये जो स्कोप, नेचर, इफेक्ट और पेनल्टी पनिशमेंट वाला मामला है, इसको आप पढ़िएगा। मैं पेनल्टी पनिशमेंट वाला मामला आपको फिर भी थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। इलीगल एग्रीमेंट के अंदर पेनल्टी लगेगी इंडियन पेनल कोड में। इंडियन पिनल कोड आपको पेनल्टी लगाएगा अगर आप गुटखा बेचते हो ड्यूरिंग दी लॉकडाउन तो, ठीक है। जबकि वॉइड एग्रीमेंट के केस में ऐसी कोई भी पेनल्टीज डिफाइंड नहीं है। फिर से वही डिफरेंस को टेबुलेशन फॉर्मेट में दिया है, ठीक है। नाउ देर इज़ वन मोर टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ एनफोर्सिबिलिटी, दैट इज़ अनएनफोर्सिबल कॉन्ट्रैक्ट। तो सुनिए आप इसको, वेयर अ कॉन्ट्रैक्ट is good in substance but because of some technical defect, absence in writing, barred by limitation, ये मैं समझाऊंगा अभी, one or both the parties cannot sue upon it is described as an unenforceable contract। देखो मैं आपको एक छोटे से एग्जाम्पल से इसको समझाता हूँ। यू नो ऋतिक रोशन ना वेरी वेल। आपको पता है ऋतिक रोशन के साले साहब कौन है? एक पुराने एक हीरो हैं मिस्टर जायद खान, अगर आपने कभी नाम सुना हो तो। उनकी सिस्टर से ऋतिक रोशन की शादी हुई है। तो मेरे दिमाग में ये एग्जांपल आ रहा है, मैं अभी कल ही उनके बारे में कुछ पढ़ रहा था तो इसलिए अचानक से आ गया। सो देखो आपके ऋतिक रोशन ने मिस्टर जायद से एक प्रॉपर्टी खरीदी है 12 लाख रुपए में, ठीक है। और उन्होंने इस कॉन्ट्रैक्ट को लिख भी लिया, ठीक है। तो लिखा कहाँ? लेकिन एक सिंपल कागज़ पे, ना उन्होंने कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाया, ना इसको रजिस्टर कराया। आप ये समझ रहे हैं भाई, साले साहब हैं यार, अब कहाँ लिखना, क्यों लिखना? एक पर्ची पे अमाउंट लिख लिया, दे दिया, कर लिया, सारा सौदा कर लिया। अब ये पर्ची पे अमाउंट लिख के सौदे कैसे होते हैं, मैं आपको सजेस्ट करूँगा कुणाल सर से आप थोड़ा सा इस बारे में पूछिएगा, वो बहुत अच्छे से समझाएंगे आपको, है ना। तो अब मिस्टर जो जायद हैं, उन्होंने 12 लाख रुपए में अपनी प्रॉपर्टी का सौदा अपने जीजाजी से कर लिया, ऋतिक रोशन से कर लिया। ना रजिस्टर कराया, ना उस पर कोई स्टैम्प ड्यूटी दी है। अब बाद में मिस्टर जायद जो है, उन्होंने प्रॉपर्टी हैंडओवर करने से मना कर दिया। वो तलाक वलाक हो गया उनके वहाँ फैमिली में, तो फिर उन्होंने प्रॉपर्टी देने से भी मना कर दिया, वॉट एवर द रीज़न। अब मिस्टर ऋतिक कहते हैं कि भैया तुमने कॉन्ट्रैक्ट किया था मेरे से, उसको तुम पूरा करो, नहीं तो मैं कोर्ट में जाके तुम्हारे खिलाफ़ केस करूँगा। तो आप समझिए मिस्टर ऋतिक रोशन इस केस को नहीं कर पाएंगे, ना ही वो इसको जीत पाएंगे, क्योंकि ड्यू टू द वीकनेस इन द लॉ कहता है कि आपने लीगल कंप्लायंसेस पूरे नहीं किए, न तो आपने डॉक्यूमेंट्स पूरे बनाए हैं और ना ही आपने उन डॉक्यूमेंट्स को स्टैम्प ड्यूटी पे करके ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टीज़ एक्ट, ये हमारे देश में एक कानून है, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टीज़ एक्ट में आपने उनको रजिस्टर भी नहीं करवाया है। तो आप अगर ऐसा कोई भी काम करते हो जो कि आपको नहीं करना चाहिए था,
विद रिस्पेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट, तो फिर आपका वो कॉन्ट्रैक्ट अनएनफोर्सेबल हो गया। भले ही साले साहब से आप सौदा कर रहे थे, लेकिन उसकी एक लीज डीड बनती, आप उसका एक टाइटल डॉक्यूमेंट बनाते, स्टैंपिंग होती, विटनेसेस के साइन होते, कंसिडरेशन पेमेंट के रिकॉर्ड्स होते, स्टैम्प ड्यूटी उस पर दी जाती, रिकॉर्ड में एक नाम चेंज होता प्रॉपर्टी ऑनर का, तब जाके ऋतिक रोशन उस प्रॉपर्टी को क्लेम कर सकते थे। क्लियर है? सो दिस इज कॉल्ड अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है ना। यहीं पे मैं आपको कुछ छोटी छोटी बातें बताना चाहता हूँ। आगे अपने को इसी चैप्टर में कहीं ना कहीं वो आएगी, लेकिन क्योंकि यहाँ पे ये रिटन फॉर्मेट में रिकॉर्ड करने की जो बात है ये आई है, तो मुझे लगता है वो डिस्कशन यहीं होना चाहिए, क्योंकि वो फिर बाद में थोड़ा सा स्कैटर्ड लगता है, वो रिलेट नहीं कर पाते आप। कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हैं हमारे लॉ में, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अलावा भी अलग अलग कानून हमारे देश में जो है, कंपनीज एक्ट हो गया, गिफ्ट एक्ट हो गया, वेल्थ टैक्स का एक एक्ट हो गया, डायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है। इन अलग अलग कानूनों के अंदर कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन हैं जिनकी स्पेसिफिक लिस्ट बनी हुई है कि कम से कम ये ट्रांजैक्शंस तो रिकॉर्डेड ही होने चाहिए। ओरल ट्रांजैक्शंस ट्रीट ही नहीं माने जाएंगे कि ये हुए भी थे, कभी रिटर्न में होना चाहिए। तो मैं कुछ की आपको नाम बता रहा हूँ, आप प्लीज़ उनकी लिस्ट बना लीजिएगा। इस ऑडियो के थ्रू आप अपनी कॉपी में उनके नाम लिख लीजिएगा। ये वो ट्रांजैक्शंस हैं जिनको रिटर्न में होना कंपलसरी है। ठीक है, ये अगर रिटर्न में नहीं है तो इनकी कोई वैलिडिटी नहीं बचती है। पहला नाम आप लिखिएगा लीज डीड। अगर आपने किसी से कोई जगह किराए पे ली है, कोई कॉन्ट्रैक्ट कोई जगह को किराए पे लेने या देने का किया है, तो वो लिखित में होना ज़रूरी है। ठीक है। गिफ्ट डीड, अगर आपने किसी को गिफ्ट दी है, कोई बड़ी चीज़ गिफ्ट में दी है, तो उस चीज़ का भी रिटर्न में रिकॉर्ड होना ज़रूरी है। मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। मिस्टर माइकल शूमाकर ने सचिन तेंदुलकर को फरारी गिफ्ट की थी। बहुत पुरानी बात है, जब हम लोग क्रिकेट के लिए पागल हुआ करते थे, उस ज़माने की बात है। तो जब वो दी गई थी तो वो इंडियन पोर्ट पे बाकायदा सचिन तेंदुलकर के नाम की टाइटल डीड देखने के बाद ही रिलीज़ हुई थी। ऐसा नहीं है कि यार सचिन तेंदुलकर को तो सब जानते हैं, उनका क्या आप पैन कार्ड देख रहे हो, उनका क्या आप टैक्स पेड अमाउंट देख रहे हो। नहीं, जो भी डॉक्स होते हैं जहाँ से वो गाड़ी जब इंडिया में आई, समंदर के रास्ते उसको लाया गया था, तो जब वो गाड़ी इंडिया में आई तो समंदर के रास्ते लाए थे, मतलब समंदर पर चला के नहीं लाए थे, जहाज़ में रख के लाए थे, है ना। तो सचिन तेंदुलकर के डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करने के बाद ही उनको ये गाड़ी दी गई। कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी को बेचने का या ख़रीदने का ट्रांजैक्शन है, अभी हमने बात की, हमने ऋतिक रोशन और मिस्टर जाहिद खान का एग्जाम्पल हमने लिया है। नाउ कोई भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है जो आप लोग अकाउंटेंसी में पढ़ते हो, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, चेक्स, प्रॉमिसरी नोट्स, ये सब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इनको बोलते हैं हम लोग। तो ऐसा कोई भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अगर है तो उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का भी रिटर्न में होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि चेक आपने ऐसे बोल दिया कि मेरे बैंक से जाके 10,000 रुपये ले लेना, रिटर्न में होना ज़रूरी है, बिना उसके उसका कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाता। आप लोगों ने बिज़नेस स्टडीज़ में कुछ चीज़ें पढ़ी हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, बड़ा बेसिक आप उसके बारे में 11th में पढ़ के आते हैं आई थिंक। तो वो जो चीज़ें हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, वो रिटर्न में होना बहुत ज़रूरी है। किसी भी कंपनी के लिए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन या आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के बिना रजिस्टर होना इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। ठीक है। नाउ अगला हमारा जो टॉपिक है उस पे हम आगे बढ़ें, उसके पहले मैं ये चाहता हूँ कि आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थोड़ा बर्डनसम ज़्यादा हो जाएगा शायद, क्योंकि अभी थोड़ा धीरे चलते हैं, क्योंकि आपको आज इकोनॉमिक्स का भी लेक्चर आपने देखा होगा, लास्ट लेक्चर। तो मैं इन दोनों को अभी, क्योंकि आप डेमो लेक्चर्स में शायद हैं, जब हम फाइनलाइज कर लेंगे तो हम इन दोनों सब्जेक्ट्स को इस तरीके से चलाएंगे कि हम एक सब्जेक्ट का एक टॉपिक पहले कंप्लीट करेंगे, फिर दूसरे सब्जेक्ट का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। दोनों को पैरेलल अभी चलाने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, क्योंकि आपके ऊपर मैथ्स का भी बर्डन रहेगा, अकाउंटेंसी का भी बर्डन रहेगा।
चलिए, थैंक यू वेरी मच। हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। आप यहाँ तक हमने अभी अभी डिस्कस किया, उतना पोर्शन आप अच्छे से घर पे पढ़िए। कोई भी डाउट आपको है आप मेरे से पूछिए। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर प्रद्युम्न शर्मा। नेक्स्ट लेक्चर में अपन मिलते हैं। बाय बाय।